नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 7 जनवरी 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया विद से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, एक आर्टिकल तो रहेगा टेमिंग द थर्ड वेव। इस आर्टिकल को हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जो कोविड की अभी थर्ड वेव स्टार्ट हो चुकी है हमारे देश में, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और एक आर्टिकल रहेगा आज के डिस्कशन में ये प्लेयर्स इन द गेम। अभी देखो, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक एग्रीमेंट के तरफ बढ़ रहे हैं जहां जिसको बोला जाएगा रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट। तो इसमें देखो, जो इंडो पैसिफिक रीजन है जिसको पहले एशिया पैसिफिक बोला जाता था, अभी फिलहाल इस रीजन में एक कह सकते हैं ना कि इंटरनेशनल जो एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, उसमें जापान का रोल है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी अपनी एक्टिविटीज़ को राइज कर रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को हम देखेंगे। एक आर्टिकल रहेगा फाउंडेशनल डेफिसिट। देखो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 5 का पूरा जो डेटा है इंडिया और इंडिया में जितने स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, उनका पूरी डिटेल आ चुकी है। तो यहाँ पर कुछ अच्छी बातें भी बताई जा रही है कि क्या प्लस पॉइंट्स हैं और क्या कंसर्न्स हैं, दोनों चीज़ों को हम समझेंगे। और एक आर्टिकल हम यहाँ से समझेंगे प्राइवेट डेटा पॉलिटिकल गेन। इसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा है पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल्स को अब डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है प्लेयर्स इन द गेम। देखो, अभी एक एग्रीमेंट की बात चल रही है जिसका नाम है रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट RAA, जो कि एक डिफेंस ट्रीटी होगी किस किस के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में। ये अपने आप में एशिया या फिर आप कह सकते हो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो इंडो पैसिफिक रीजन में ये एक ट्रेंड चल चुका है कि जहाँ पर जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनको देखते हुए अलग अलग कंट्रीज़ कहीं ना कहीं अपने ग्रुपिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरीके से चाइना अभी एग्रेशन दिखा रहा है साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में, या फिर कहीं पर भी टेरिटरी जहाँ पर भी चाइना की शेयर होती है किसी दूसरे कंट्री के साथ में, जैसे कि हम बात करें इंडिया के साथ पर्टिकुलरली, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें ईस्टर्न लद्दाख में अभी स्टैंड ऑफ चल रहा है। तो चाइना की एग्रेशन को कंटेन करने के लिए यहाँ पर अभी जो दूसरी जो रीजनल पावर्स हैं वो भी एंगेजमेंट कर रही है। देखो, एक ज़माना था जहां पर यूएस सेंट्रिक आउटलुक हुआ करता था जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों का, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूएसए अपने आप में जो लिबरल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे या लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे, उनके लीडर के तौर पे इमर्ज होकर के आया था। तब उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यूएसए को फॉलो करना शुरू कर दिया था ऑस्ट्रेलिया ने और जापान ने। पर आज की परिस्थितियों में देखा जाए तो जापान भी अब धीरे धीरे अपने जो टूल्स हैं उनको रिपेयर कर रहा है या फिर खुद से अब रेडी हो रहा है कि पता नहीं कल को ना चाइना हमारे साथ में कुछ छेड़छाड़ करे तो हम कम से कम वहाँ पर ही कंटेन करें। क्योंकि जिस तरीके का एग्रेशन इंडिया फील करता है, क्योंकि इंडिया बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ में, उसी तरीके से जापान भी टेरिटोरियल वाटर्स या फिर हम कह सकते हैं जो सी वाटर है वो शेयर करता है चाइना के साथ में, और ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्रीज़ वैसे परेशान करने में रेडी है। तो इस केस में जापान जो है वो प्रोएक्टिव रोल अपना अख्तियार करने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एशिया की बात करो या इंडो पैसिफिक रीजन की बात करो, तो यहाँ पर मेजरली जो रोल हुआ करता था वो यूएसए का, कि यूएस और दूसरे जो कंट्रीज हैं उनके साथ में यूएसए का रिलेशन। बट अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि यूएसए का जो स्कोप है वो तो अपने हिसाब से अपना काम कर रहा है जो कर रहा ही है, पर उसके अलावा जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इन सबको लगने लगा है कि कहीं ना कहीं चाइना जो है वो एग्रेसिव रोल अगर अपनाएगा तो वहाँ पर यूएसए की बजाय हमें रीजनल इश्यूज को टैकल करने के लिए रीजनल पावर्स के साथ में एंगेज करना ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो ऐसे में अमेरिका ने तो देखो यूरोप की स्ट्रेटेजी अपनी बनाई जिसमें नेटो का की रोल रहता था। ठीक है, जिस तरीके से यूएस और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चला तो उस टाइम पे, आज की परिस्थितियां देखें तो बीजिंग बेलेग्रेंट हो रहा है, ये लगातार अपनी एग्रेशन को बढ़ाया चला जा रहा है। तो ये सिनेरियो चेंज हो गया, ज्योग्राफी चेंज हो गई। तो इस केस में एक तो क्वाड की बात हम बार बार करते ही रहते हैं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान तो है ही, इंडिया और यूएस दोनों को ऐड कर दो। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने यूके और यूएस के साथ में 8 न्यूक्लियर सबमरीन के लिए AUKUS एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया है। इसके अलावा अब RAA, जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर के, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ट्रीटी अलाइज हैं कोल्ड वॉर एरा के, दोनों अब अपनी तरफ से खुद एंगेज कर रहे हैं बायलैटरल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि खुद की एम्पावरमेंट, खुद की स्ट्रेंथ को इंश्योर करना इन कंट्रीज ने खुद के कंधों पर डाला है। ऐसा नहीं कि अभी यूएसए ही हमारा पुलिसमैन बनकर के आगे जाएगा, जी नहीं, अब इन्होंने खुद ने अपना लीड रोल इनेबल करना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया देखो, वह पहले ही
चाइना पे क्वेश्चंस रेज कर रहा है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में जिस तरीके की चाइना की इमरजेंस हो रही है और जिस तरीके से चाइना साउथ चाइना सी में वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया जैसे कंट्रीज को परेशान करता है, और वहां पर ये कहता है कि ये तो हमारी एंशिएंट लेक है, और वहां से जो इंटरनेशनल सी लॉज है उनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। इवन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे ने फिलीपींस, वियतनाम इनके फेवर में वर्डिक्ट देते हुए कहा कि भाई ये तो इंटरनेशनल लॉ, यूएन क्लॉज को फॉलो करना चाहिए चाइना को, पर चाइना ने नहीं माना बिल्कुल भी। तो ऐसी सिचुएशन में चाइना की डोमिनेंस अगर माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज है जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास में लोकेटेड है साउथ पैसिफिक ओशन में, तो वहां पर अगर चाइना की डोमिनेंस बढ़ती है तो इस केस में ऑस्ट्रेलिया भी कंसर्न्ड है। रही सही में चाइना का वहां पर ऑस्ट्रेलिया के साथ में इकोनॉमिक टाइज भी बहुत ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया से चाइना रॉ मटेरियल खरीदता है और बाकी वहाँ पर अपनी हार्डवेयर सर्विसेज अवेल कराता है। तो इस केस में क्या हो गया कि चाइना के साथ में इकोनॉमिक एंगेजमेंट के चलते अगर चाइना वहाँ पर अपनी ज़्यादा दादागिरी चलानी शुरू कर दे तो उससे पहले ही ये रेडी हो जाए। ये है मेन चीज़ इनकी यहाँ पर सोचने की। एक बात ये भी ध्यान रखें आप कि जापान का चाइना के साथ में ट्रेड भी बहुत है, इकोनॉमिक टाइज तो चाइना के साथ सबके हैं, पर दूसरी तरफ अगर देखें तो स्ट्रेटेजिकली या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चाइना सबके लिए कंसर्निंग पावर इमर्ज होकर के आ रही है। तो ऐसे में अब नई इमेज के साथ में जापान अपने आप को री इनकारनेट कर रहा है, नई इमेज अपनी क्रिएट कर रहा है। देखो एक ज़माना था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, आपको पता है कब ख़त्म हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब हिरोशिमा नागासाकी पे जो 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स डाले गए थे, तब जापान एकदम शांत हो गया था, सरेंडर कर दिया था उसके बाद में। तो फिर उसके बाद में यूएसए के अलाई कंट्रीज में जापान ऐड हो गया था कि चलो ठीक है अभी यूएसए ही जो करेगा वो ठीक है, और यूएसए ने भी अपनी जिम्मेदारी उठाई कि भाई हम जापान की पूरी प्रोटेक्शन लेंगे। पर डोनाल्ड ट्रंप का जो रिजीम था ना वो था खतरनाक, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा कह दिया कि भाई जापान, साउथ कोरिया अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ, हमारे बस की बात नहीं है। और वही ट्रेंड जो है वो कहीं ना कहीं जापान के दिमाग पे डेंट कर गया कि भाई वाकई में हमें तो कुछ ना कुछ अब खुद से करना पड़ेगा, हम ज़्यादा यूएसए पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। क्यों? डेमोक्रेसी है, सरकार बदल सकती है, डोनाल्ड ट्रंप दोबारा भी आ सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से भी कोई हो सकता है और भी ज़्यादा पैसे के बारे में सोचने वाला दूसरा अगर मेंबर, इंडिविजुअल अगर वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया तो हम किसके भरोसे भाई। तो इस चक्कर से ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे कंट्रीज भी रीजनली और ग्लोबली अपनी एंगेजमेंट्स को राइज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो रेटिसेंस का मतलब मितव्ययिता या फिर सेल्फ कंट्रोल वाली जो सिचुएशन थी जापान की, अब वो धीरे धीरे जापान अब क्या कर रहा है, अपनी सिचुएशन को, अपनी जो परिस्थितियां उनको देखते हुए अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज कर रहा है। कोई ज़माना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जब जापान खुद एक इंपीरियल कंट्री हुआ करता था। ठीक है, आप देखोगे जब मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज ने जिस तरीके से ग्रोथ इंश्योर की, एग्जैक्टली ईस्टर्न कंट्रीज में से भी एक कंट्री जिसका नाम था जापान, उसने सीधा चैलेंज किया था कि भाई तुम क्या दादागिरी लगाते हो, हमारे पास भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हम भी चैलेंज कर सकते हैं वेस्ट को सीधा, है ना। तो ऐसे में जापान ने सीधा चैलेंज किया था। और आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो एक्सिस पावर्स थी उनमें एक जापान भी था। ठीक है ना। तो ऐसे में देखो वियतनाम, फिलीपींस जो कि परेशान है चाइना से, इन्होंने पहले ही टोक्यो की तरफ अप्रोच कर लिया कि भाई ये बीजिंग है ना बड़ी परेशानियां क्रिएट कर रहा है, आप हमें इससे बचाओ कैसे भी करके। तो जापान वैसे भी इस चीज़ को लेकर के अपना एक जो होता है ना ग्रेटर स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करने के लिए रेडी है, और उसी चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए ये RAA लाइक एग्रीमेंट्स हैं वो अभी जापान पहले तो ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहा है और फिर बाद में यूके और फ्रांस के साथ में भी आगे बढ़ेगा। इसके अलावा आपको पता ही है इंडिया और यूएस के साथ में कॉड में ऑलरेडी इन्वॉल्व है ही। तो देखो चाइना का रिएक्शन तो प्रिडिक्टेबल था ही, अपनी तरफ से कह दिया अनसर्टेनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या होगा क्या नहीं, चाइना तो सीधा सा काउंटर करेगा इसको। पर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो देखो जापान के साथ में हम कॉड में एंगेज करते ही हैं, हमारे खुद के इकोनॉमिक टाइज हैं ही, स्ट्रेटेजिक टाइज भी हमारे हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहीं ना कहीं एक दूसरे की इंटरेस्ट को समझते हैं। इसके अलावा श्रीलंका जैसे कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट की बात करो तो इंडिया और जापान दोनों मिलकर के फिर वहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी कंडक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा बायलैटरल रिलेशंस, ट्राइलेटरल या रीजनल कोऑपरेशन में इंडिया लगातार एंगेज कर रहा है। जैसे कि 2+2 डायलॉग्स की अगर बात करें जिसमें डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जाकर के बातचीत करते हैं, ये 2+2 डायलॉग हम टोक्यो के साथ भी करते हैं और कैनबरा के साथ भी करते हैं। इसके अलावा हम धीरे धीरे और भी दूसरे प्लेयर्स के साथ एंगेज करें तो ठीक रहेगा, कारण कि चाइना का सीधा अभी अगर देखें तो चैलेंज हम भी तो फेस कर ही रहे हैं ना।
तो इस केस में हमें पीछे नहीं रहना चाहिए, हमें भी हमारे एंगेजमेंट्स को राइज करना चाहिए। ठीक है, तो ये है सिचुएशन सिनेरियो जो भी हमें देखना था। तो ये RAA एग्रीमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, ध्यान रखें। AUK-US एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ध्यान रखें इसमें। ठीक है, रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट। तो इनमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भाई इनमें कॉमन पार्टीज कौन है, या इंटरनेशनल रिलेशन के में क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, ऐसा कुछ आप डील कर लोगे। इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है फाउंडेशनल डेफिसिट। देखो इस आर्टिकल को लिखा गया है वीना एस रावजी के द्वारा। तो राइटर शुरुआत कर रही हैं कि देखो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 5 की फैक्ट शीट जो है इंडिया और पूरी स्टेट्स और यूटीज़ के लिए अब आउट का इसका मतलब पब्लिक डोमेन में अवेलेबिलिटी हो चुकी है इस रिपोर्ट की। तो इसमें ये एक मिक्स बैग दिख रहा है, जिसमें कुछ चीयर करने वाली बातें भी हैं, तो कुछ कंसर्न वाली बातें भी हैं, कुछ चिंता वाली बातें भी हैं। तो पहले हम बात करते हैं गुड न्यूज़ की। देखो यहाँ पर ऐसी है कि डेमोग्राफिक जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, पर्टिकुलरली बात करें सेक्स रेशियो में। डेमोग्राफिक ट्रेंड का मतलब कि पॉपुलेशन में हम पूरी डिटेल्स की स्टडी करें तो वो डेमोग्राफिक स्टडी हो जाती है, राइट। तो पॉपुलेशन की जो अभी सिनेरियो देखने को मिल रहा है इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 5 के हिसाब से, तो जो सेक्स रेशियो है वो पहली बार 1992-93 का जो सर्वे हुआ था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, उससे बाद में पहली बार आप देखो एडल्ट पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, जो कि एनकरेजिंग है। दैट मीन्स लड़कियों का जन्म या लड़कियों का जो नंबर है वो धीरे धीरे लड़कों के कंपैरिजन में राइज हो रहा है। तो ये पहली बार है कि 15 सालों में सेक्स रेशियो जो है बर्थ के टाइम पे, जन्म के वक्त 1000 लड़कों के कंपैरिजन में 929 लड़कियों तक पहुंचा है। नहीं तो 2015-16 का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो चौथा राउंड था ना, उसका डेटा तो क्या शो कर रहा है कि 1000 लड़कों पर केवल 919 लड़कियां ही पैदा हो रही थी। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेक्स रेशियो राइज हुआ कि नहीं बर्थ पे। चलो ये अच्छी बात है। फिर आ जाओ टोटल फर्टिलिटी रेट, ये हम ऑलरेडी इस बारे में पहले डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें ये था कि ओवरऑल जो टोटल फर्टिलिटी रेट है कि एक माँ अपने पूरी रिप्रोडक्शन एज में कितने बच्चे पैदा करेगी, एवरेज पूरे इंडिया का। तो वो पहले 2.2% चल रहा था, जो कि अब 2% तक आ गया। इसका मतलब हम क्या अचीव कर चुके हैं, रिप्लेसमेंट रेट। दैट मीन्स कि एक माँ बाप जो कि एक कपल है, 2 बंदे हो गए और 2 बच्चे ही अगर उन्होंने पैदा कर दिए, इसका मतलब उनकी जगह लेने के लिए 2 बंदे हैं। इसका मतलब रिप्लेस कर देंगे उनको। इससे क्या होगा, ना तो पॉपुलेशन कंप्रेस होगी ना ज़्यादा एक्सपेंड होगी। इसमें क्या है कि ये सिनेरियो ठीक है। फिर बात आ जाती है कि फर्टिलिटी अगर डिवाइड देखें तो वो अभी तक भी चल रहा है। ये क्या बला है वो समझो। देखो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, जैसे साउथ इंडियन स्टेट्स की हम बात करें, वहां पर एजुकेशन अच्छी खासी है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी खासी है, लोग एडवांस सोच के हैं। तो इस केस में क्या होता है कि वहां पर पहले से ही फर्टिलिटी रेट है वो डाउन थी, और ये जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमने देखा ओवरऑल इंडिया का, वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में मेन कंट्रीब्यूशन साउथ इंडियन स्टेट्स या फिर जो एडवांस या डेवलप्ड स्टेट्स है उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। जबकि इसी के जस्ट उलट जो हिंटरलैंड स्टेट है या थोड़े से बैकवर्ड स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल बिहार की बात करो, झारखंड की बात करो, इन स्टेट्स में अभी भी हाल क्या है कि फर्टिलिटी जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है वो इतना ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं है जितना कि बाकी स्टेट्स में, डेवलप्ड स्टेट्स में है। तो इसी को क्या बोल दिया, फर्टिलिटी डिवाइड। ठीक है ना। तो ऐसे में हाई और लो फर्टिलिटी स्टेट्स के बीच में ये बहुत ज्यादा डिविडेंड है, डिवाइड है। डिविडेंड तो फायदा होता है, डिवाइड है। ठीक है। तो ऐसे में जो डिक्लाइन है फर्टिलिटी रेट में वो एग्जैक्टली उन्हीं स्टेट्स में हो रही है जिनमें पहले से ही फर्टिलिटी डिक्लाइन पहले से ही चल रही थी। बाकी जो स्टेट्स हैं उनमें अभी भी थोड़ी बहुत फर्टिलिटी रेट है वो बनी हुई है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। इसके आगे जिन स्टेट्स में सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी है उन स्टेट्स में परफॉर्मेंस भी अच्छी आई है, और जहां पर फर्टिलिटी रेट और डेमोग्राफिक सिचुएशन अंडर कंट्रोल है उन स्टेट्स में सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रेपरकशंस भी उसी के हिसाब से उन सोसाइटीज़ को देखने पड़ते हैं। इसके लिए देख सकते हैं, देखो कि पॉलिसी मेकर्स ने या फिर जो सोशल लेवल पे जो एक इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए सोशल हायरार्की की या सोशल सिस्टम की, उनमें कुछ ना कुछ कमियां हैं और उन कमियों को हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर भी लड़कियों के लिए या औरतों के लिए एजुकेशन सिस्टम अच्छा रहा है या उनकी जो रिप्रोडक्टिव एज होती है उसमें उनकी जो कह सकते हैं ना कि उनकी अवेयरनेस है, उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। जैसे कि एक लड़की को अगर एजुकेशन अच्छी मिली है तो वो लड़की अपनी फैमिली प्लान में बहुत ही अच्छा सोच समझ करके डिसीजन लेती है। ठीक है। इससे क्या होता है
कि एक तो क्या हो गया कि एक हेल्थ अच्छी होगी, अप्रोप्रिएट हेल्थ होगी, तब बच्चा कंसीव करना, फिर बच्चा डिलीवर करना। उससे एक ये भी फायदा होता है कि हेल्थ बच्चे की भी अच्छी रहेगी और माता की भी अच्छी रहेगी। दूसरी, सेक्स रेशो, कि एक लड़की के अगर जो पढ़ी लिखी है उसके बेटा हो या बेटी हो, वो अवॉइड करेगी कि भाई कोई भी सेक्स डिटर्मिनेशन की तरफ जाए और फिर बाद में जो फीमेल है, अगर फीटस अगर फीमेल है तो फिटिसाइड, फीमेल फिटिसाइड करवा दिया जाए, उसको पेट में गर्भ में ही मरवा दिया जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता। इससे क्या होता है कि अपने आप में देखो, सबसे पहली चीज डिलेड प्रेगनेंसी होगी अप्रोप्रिएट टाइम पे, तो फर्टिलिटी रेट है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। दूसरा सेक्स रेशो, और तीसरा हेल्थ। तो ऐसे में बहुत बेनिफिट मिलते हैं और ओवरऑल फिर लॉन्ग टर्म में सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल भी होती है वो चीज। ठीक है। इसके अलावा कुछ अप्रिशिएबल इंप्रूवमेंट देखे गए हैं जनरल लिटरेसी लेवल में भी, जैसे कि 10 साल तक की स्कूलिंग की हम बात करें, ठीक है, वो मेल्स में 50.2% तक राइज हुआ है, तो फीमेल्स में भी 41% तक राइज हुआ है, जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा देखें तो ये फिगर है, ये क्या शो करता है? देखो सीधी सी बात है कि हमारी पॉपुलेशन का 50% तो फीमेल्स है। अगर इनकी लिटरेसी रेट ही अगर हम नहीं इंप्रूव करेंगे, इनको साक्षरता ही नहीं देंगे, तो फिर ये कैसे वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगी? और वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई तो कैसे आप इनका इकोनॉमिकल बेनिफिट उठा सकते हो हमारी इकोनॉमी के लिए ओवरऑल? और इसके अलावा अगर एजुकेशन 10वीं तक की होती है ना, तो उसके बाद में तो देखो वोकेशनल कोर्सेज, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी डिप्लोमा करवा करके आप जॉब अप्रोप्रिएट बना सकते हो किसी भी इंडिविजुअल को। पर एजुकेशन नहीं होगी तो मुश्किलें हो जाती है। तो ऐसे में एक इंडिविजुअल की एजुकेशन 10th तक हो गई, उसको वोकेशनल कोर्सेज दिला दिया, मिनिमम बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम तो कितना ही करो पर मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। फिर उसको ट्रेनिंग मिल गई, ट्रेनिंग के बाद में वो जॉब करे, जॉब करने के बाद में वो अर्निंग इंक्रीज करे, और अर्निंग का आपको पता ही है इकोनॉमी को तो बेनिफिट मिलेगा ही, साथ में उसकी फैमिली भी कितनी अच्छे से फ्लॉरिश होगी। तो ये चीजें यहां पर बताई जा रही है। इसके आगे चलें। इसके आगे अब एजुकेशन अच्छी हो रही है, अर्निंग अच्छी हो रही है, तो गरीबी के जंजाल से बाहर निकल जाएंगे, ये भी तो फायदा है। अब आगे देखिए, हेल्थ सेक्टर को भी देखो क्रेडिट देना चाहिए कि बहुत कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। सबसे पहला इंप्रूवमेंट तो ये इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स, हॉस्पिटल्स में जन्म देना बच्चों को। नहीं तो क्या होता है, घर पे अगर बच्चों का जन्म होता है ना, तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, और उन कॉम्प्लिकेशंस के चलते या तो बच्चे की डेथ होती है, या फिर बच्चे के कुछ ना कुछ फिजिकली, या फिर उसके जो होता है ना कि ट्रॉमा जो है वो थ्रू आउट लाइफ उसके साथ सेटल हो जाता है, और वो जिंदगी भर बच्चा परेशान रहता है और माँ भी परेशान रहती है। तो ऐसे में इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि राइज हो रहा, अच्छी बात है। इसके अलावा एंटीनेटल केयर और पोस्टनेटल, एंटीनेटल का मतलब जन्म से पहले, प्रेगनेंसी के टाइम पे माता का और बच्चे का पेट में जो भ्रूण है उसका पूरा केयर। इसके अलावा बच्चों का प्रॉपर इम्यूनाइजेशन, जो वैक्सीनेशन होता है शुरुआत में, वो बोलो वो उसमें राइज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा नियोनेटल, इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, इसमें भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। नियोनेटल का मतलब हो गया जस्ट जन्म लेते ही बच्चे की डेथ हो जाना। इन्फेंट का मतलब हो गया 1 साल की उम्र ले एक बच्चा, उससे पहले पहले उसकी डेथ हो जाना, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी बोल रहा हूं मैं, ठीक है। और चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब हो गया एक बच्चा जिसकी उम्र 5 साल ही नहीं हुई उसके पहले उसकी डेथ हो जाए। तो इनमें भी डिक्रीज देखने को मिला है। जैसे कि नियोनेटल और इन्फेंट मोर्टेलिटी में तो 1% का डिक्लाइन हुआ है, और जो जिन बच्चों की उम्र 5 साल से कम है उनकी डेथ रेट में देखें तो 1.6% तक का डिक्रीमेंट देखने को मिला है। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी, नियोनेटल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, तीनों में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, तो थैंक्स टू हेल्थ सेक्टर। अब आ जाओ कुछ कंसर्न्स की बात करते हैं। देखो सबसे बड़ा कंसर्न है न्यूट्रिशन या फिर न्यूट्रिशन रिलेटेड इंडिकेटर्स में, और उसमें सबसे ज्यादा कंसर्निंग जो आ रहा है वो है एनीमिया, दैट मीन्स खून में आयरन की कमी, जो नॉर्मल हम बोला जाता है हमारी भाषा में, ठीक है। चाहे वो बच्चे जिनकी उम्र 6 साल से कम हो, चाहे लड़कियां जो अडोलसेंट एज में चल रही हैं, लड़के भी अब एनीमिक हो रहे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हो, या फिर वो औरतें जो कि रिप्रोडक्टिव एज में अभी चल रही है 15 से 49 साल की में, उनके हाल ये है कि सब में आयरन पावर रिड्यूस्ड है, बहुत कम है। तो इस सिचुएशन को हमें ठीक करना होगा। तो ऐसे में एनीमिया जो है वो कहीं ना कहीं पूरे एज ग्रुप को इफेक्ट कर रहा है, इसको थोड़ा ठीक करना जरूरी है। इसका अफेक्ट जो है, जो इसका असर है वो सब पे देखने को मिल रहा है। अब देखो अडोलसेंट हो, अब सीधी सी बात है, किसी भी बच्चे को या किसी भी माता को अगर आयरन की कमी है तो उनके आने वाली जो कमिंग जनरेशन्स हैं उन पर भी उसका असर है।
बच्चा तो है ही, उस पर तो असर पड़ेगा ही, बाकी माँ अगर एनीमिक है तो बच्चे पर डेफिनेटली होगा। तो इससे क्या होगा, बच्चा फिर बाद में कैसे खेलना, लर्निंग कैपेसिटी में, या फिर खुद की जो एक फ्यूचर में जो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए एक सिटीजन के तौर पे, वो भी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, कॉग्निटिव पावर्स डेवलप नहीं हो पाती प्रॉपर। सीधी सी बात है, पहला सुख तो निरोगी काया है भाई। जब आप कोई काम करने लगो, पता पड़े कि थोड़ी देर में थकान हो रही है, कैपेसिटी टू वर्क है वो कम हो चुकी है, या फिर आपका वर्क आउटपुट है वो रिड्यूस कम हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप कैसे परफॉर्म कर पाओगे, कंपीट कर पाओगे उन लोगों से जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, जो कि हेल्दी है। ठीक है, तो इस केस में एनीमिया की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज अगर हम देखें एनीमिया अडोलसेंट गर्ल्स में 59.1% अडोलसेंट गर्ल्स में एनीमिया की प्रॉब्लम चल रही है। इसकी वजह से देखो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा हो रही है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा हो रही है, और बीमारियां जो लगती हैं वो अलग हैं। तो ये सिचुएशन हमें करेक्ट करनी ज़रूरी है। अब देखो, ये जो आयरन की कमी है इसको करेक्ट करने के लिए आईएफए टैबलेट्स के लिए प्रोग्राम चला रखे हैं। आईएफए का मतलब हो गया आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाता है। अब सवाल ये है कि इनका कंजम्पशन है वो भी रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब प्रोग्राम प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। जैसे कि एनीमिया मुक्त भारत जैसे प्रोग्राम हमने ऑलरेडी चला रखे हैं कि कैसे भी करके एनीमिक लेडीज को ये कंजम्पशन आगे ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाए आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स का, पर वो कंजम्पशन रिड्यूस हो रहा है। तो भाई कैसे हम सही काम कर पाएंगे, कैसे हमारी जनता को और हेल्दी बना पाएंगे? तो इसके लिए सरकार को जगना होगा, और कम से कम इतना तो किया जाए कि जो चल रहे हैं प्रोग्राम्स, उन प्रोग्राम्स को रिव्यू तो करें, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, स्टार्ट्स के अकॉर्डिंग, स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे हमें उनको करेक्शन में लाने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक चिंता की बात हो रहा है कि जो न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स हैं उनमें इंप्रूवमेंट की बात हम करें अगर, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 4 और 5 को अगर कंपेयर करें, तो जितने भी बच्चे 5 साल से कम है, जिनको हम कंसिडर करें अंडरवेट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनमें जो मॉडरेटली अंडरवेट थे ना, वो अब सीवियरली अंडरवेट में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। जैसे कि पहले मॉडरेटली अंडरवेट कितने थे, 35.8%, जो कि रिड्यूस होकर के कितने हो गए, 32.1%। इसका मतलब क्या हो गया, मॉडरेटली का मतलब कि हाँ ठीक ठाक वेट है, पर हाँ वेट तो कम है, पर हाँ इतना कम भी नहीं है कि हम उसको मालनरिश्ड या कुछ कमियों वाला बता दे किसी भी बच्चे को। बोले ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, मॉडरेटली अंडरवेट जो है उनकी रिडक्शन होने का मतलब क्या हो रहा है, प्रॉब्लम बढ़ रही है। दूसरी स्टंटिंग, स्टंटिंग का मतलब आपको पता, हाइट के हिसाब से वजन की बात करें तो मॉडरेट स्टंटिंग जो है वो 38.4% थी, जो कि रिड्यूस होकर के 35.5% हो गई। इसका मतलब यहां पर भी सिचुएशन बिगड़ी है। इसके अलावा मॉडरेटली वेस्टेड बच्चों की बात करें तो 21% से रिड्यूस होकर के 19.3% हुई है। इसका मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं सिचुएशन यहां पर भी है। और सीवियरली वेस्टेड की अगर बात करें तो वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, 7.5% से 7.7% तक बढ़ी है। हाँ, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो, अभी जो पीछे डेटा बताया उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो। ये कि जो ये मॉडरेटली वेस्टेड जो है, मॉडरेटली अंडरवेट है, मॉडरेटली स्टंटेड है, इनके अंदर कमी आने में जो स्पीड है वो कम है, स्लो पेस है। ये चिंता की बात है। जितनी स्पीड से ये प्रॉब्लम खत्म होनी चाहिए उस स्पीड से ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही। जैसे कि 35.8% जो मॉडरेटली अंडरवेट थे वो अब केवल 32.1% हुए हैं, पर 4 साल के अंदर इतना कम रिडक्शन हुआ है, जो कि ठीक बात नहीं है। और भी ज़्यादा, ये अगर 21% तक भी पहुंचता तो ठीक रहता। ठीक है, सिमिलरली आप देख सकते हो मॉडरेटली स्टंटेड बच्चों की अगर बात करें तो उनके भी पहले 38.4% बच्चे जो थे वो मॉडरेटली स्टंटेड थे, अब कितने हैं, 35.5%। तो कितना रिडक्शन हुआ, ओनली 3%। बोलिए पेस कम है, तो थोड़ा सा ये करेक्शन कर लें आप। ठीक है, इसके अलावा इसी तरीके से मॉडरेटली वेस्टेड की बात भी कर रहे हैं कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बोलो दोनों राउंड्स में, तो बोले ये पेस जो है, स्पीड है इस रिडक्शन में, स्टंटिंग में, वेस्टिंग में और अंडरवेट में, तो बोलो उस पेस हमें थोड़ी राइज होना ज़रूरी है, हमें करना ज़रूरी है। इसके अलावा आगे बात बताई जा रही है कि जो सीवियरली स्टंटेड है, अंडरवेट चिल्ड्रन है, इनका डेटा देखो रिपोर्ट में, डिटेल रिपोर्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। बट मुद्दा क्या है कि सीवियरली वेस्टेड है वो राइज हुए हैं, और बाकी मॉडरेटली जो कैटेगरी है जिसमें कि रिडक्शन और होना चाहिए था जिससे कि बच्चे और हेल्दी बनते, उसकी पेस थोड़ी कम है, स्पीड
कम है अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 को हम कंपेयर करें 5 के साथ में, तो 5 में अभी तक भी इतना कोई एनकरेजिंग अचीवमेंट नहीं हुआ है। अब आ जाओ रूट कॉज क्या है। देखो, जो बच्चे हैं जिनके साथ में अभी प्रॉब्लम चल रही है वो ये कि जिन बच्चों की उम्र 2 साल से कम होती है, जब भी किसी भी बच्चे की उम्र 2 साल से कम है उस टाइम पर उसको एडिक्वेट डाइट अगर मिल गई ना, तो वो तो बच्चा देखो फिर भी कहीं ना कहीं मतलब अच्छी खासी ग्रोथ कर लेता है अपनी फिजिकली। पर होता क्या है कि डाइट 11.3% ही ऐसी है जो कि एडिक्वेट मिलती है, मतलब 2 साल तक की उम्र तक बच्चों को। इसको इम्प्रूव करना ज़रूरी है। इसके अलावा जो कि 9.6% ही हुआ करती थी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के हिसाब से, मतलब हल्का सा ही राइज हुआ है एडिक्वेट डाइट अवेलेबिलिटी फॉर चिल्ड्रंस हु आर लेस देन 2 ईयर्स इन एज, ओके, जिनकी उम्र 2 साल से कम है। तो ऐसे में इसको भी इम्प्रूव करना ज़रूरी है। इसके अलावा प्रॉब्लम जो है वो फाउंडेशनल न्यूट्रिशनल डेफिसिट, दैट मीन्स बच्चे की शुरुआती तौर पे जो पोषक तत्व उसको मिलने थे वहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है, तो उनको हमें ठीक करना होगा। तो ऐसे में जो पॉलिसी मेकर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको इन इग्नोर्ड एरियाज को अब फोकस में लाना पड़ेगा। ध्यान में रखा जाए कि कैसे हम न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करें। अब देखो, बात ऐसी है, इंडिया में न्यूट्रिशनल प्रोग्राम के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चल भी रहे हैं जिनको हमें थोड़ा सा अब रिव्यू करने की ज़रूरत है, जैसे कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS। ये चल तो रहा है बच्चों की न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को फुलफिल करने के लिए, पर इसको अब रिव्यू की ज़रूरत है, क्योंकि पहले तो थी भुखमरी, भूखा सोता था एक बच्चा, अब भूखा तो नहीं सोता, अब उसके न्यूट्रिशन पोषक तत्वों के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हेल्थ सेक्टर की हम बात करें तो 1997 में रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो उसको फिर बाद में रिव्यू करते करते अपग्रेड करते करते आज नेशनल हेल्थ मिशन के तौर पे उस प्रोग्राम को देखें तो आज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बढ़ रही हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज अवेलेबल है रिमोट एरियाज में, एडोलसेंट एनीमिया है उसको कंट्रोल करने की बात की जाती है, एडिशनल हेल्थ वॉलंटियर्स वो डिप्लॉय करना, बोलो इस तरीके का रिव्यू हमें करना चाहिए, इसी तरीके से अपग्रेडेशन करना चाहिए ICDS जैसी स्कीम्स का। और सीधी सी बात है कि न्यूट्रिशनल वेलबींग अगर गार्जियंस की अच्छी होगी, माँ बाप की अच्छी होगी, तो वो ऑटोमेटिकली बच्चों की भी अच्छी हो जाएगी, और फिर वो लॉन्ग टर्म में बच्चों की अच्छी है तो सिटीजन्स हेल्दी होंगे, तो वो इंडिया के लिए ऑल ओवर अच्छा होगा कि नहीं। तो इसके लिए एडॉक या एड ऑन सर्विसेज नहीं, परमानेंट सेटलमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हाँ भाई कुछ एक बार प्रॉब्लम हो गई, अभी दिख गई तो टेम्परेरी आपने कोई सॉल्यूशन निकाल दिया, टेम्परेरी सॉल्यूशन से कुछ नहीं होगा, सॉल्यूशन चाहिए परमानेंट वाले। तो इसके लिए केवल ट्वीट कर दो, वेबिनार कंडक्ट करवा दो, कॉन्फ्रेंस करवा ली, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, उनसे कुछ नहीं होगा, ग्राउंड लेवल पे इंप्रूवमेंट्स आने ज़रूरी हैं। तो ये ओपिनियन है यहाँ पर राइटर के कि क्या कंसर्न्स हैं, क्या अच्छी बातें अभी निकल के आई हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 5 में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है प्राइवेट डेटा पॉलिटिकल गेन। देखो, आर्टिकल को लिखा है रणदीप सिंह सुरजेवाला, ये कांग्रेस के लीडर हैं। वैसे तो इसमें ज़्यादा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, पर जो मुद्दे हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं। देखो, इनका ये कहना है कि आधार को वोटर आईडी से लिंक करने की बात है, और जहाँ तक है बजट सेशन में इसका नोटिफिकेशन और ये सारा प्रॉपर आ जाएगा आने वाले टाइम में। तो मुद्दा क्या है, जिस क्योंकि पारित तो हो ही गए थे लोकसभा राज्यसभा से, अब नोटिफिकेशन है जहाँ तक जल्दी ही आ जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर के ये अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑलरेडी ये बात कह दी है कि भाई आप आधार कार्ड को इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हो कि जहाँ पर भी आपको ठीक लगे वहाँ पर आधार जैसे आइडेंटिटीज़ को आप अप्लाई करना शुरू कर दो। जैसे कि उस टाइम पे तो सरकार ने हर एक चीज़ में ऐड करने की बात कर दी थी कि चाहे बर्थ सर्टिफिकेट लेना हो, चाहे डेथ सर्टिफिकेट लेना हो, चाहे कोई भी आपको डॉक्यूमेंटेशन करना हो, आधार मैंडेटरी कर दिया गया था। पर फिर बाद में मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये तो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आधार का डेटा अवेलेबल है, तो इसका मतलब एक इंडिविजुअल की जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको हर कोई एक्सेस कर पाएगा। तो बोले ये चीज़ तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर देगी आर्टिकल 21 को। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था और बोल दिया था कि भाई आपकी वेलफेयर स्कीम्स है वो, और इसके अलावा जो इनकम टैक्स रिटर्न से संबंधित कोई भी काम हो वहाँ पर आप आधार कार्ड को मैंडेटरी कर सकते हो। बाकी कोई इंडिविजुअल यूज़ करना चाहे तो इसके ऊपर है, बाकी आप मैंडेटरी या ऑब्लिगेटरी नहीं कर सकते हो आधार को।
अब देखने वाली बात यह है कि आधार को अब आईडी प्रूफ के साथ में, जो वोटर आईडी है उसके साथ लिंक करना, जो कि हमारा सिटीजनशिप का प्रूफ है, और आधार कोई सिटीजनशिप का प्रूफ है नहीं, तो बोलो दोनों को लिंक करने में भी बहुत ज़्यादा अपने आप में एम्बिग्युइटीज़ है, कुछ डाउट्स हैं। और सही में सरकार ने अभी तक कुछ क्लियर अपनी तरफ से स्टेटमेंट या क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से इंटीग्रेशन होगा, बोलो वो चीज़ दी नहीं है। तो नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर में अगर ये इंटीग्रेशन होता है तो फिर डेफिनेटली ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट इसको जहाँ तक है रोक सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टेटमेंट और क्या वहाँ पर वर्डिक्ट आते हैं। इसके अलावा देखो एक पॉइंट यहाँ पर ये बताया जा रहा है, राइट टू प्रिवेसी वाला मुद्दा तो आ ही गया। इसके आगे ये बताया जा रहा है कि 210 गवर्नमेंट वेबसाइट्स के ऊपर यहाँ आधार से रिलेटेड डेटा अवेलेबल है, बोला हर कोई वहाँ से वो डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा अभी तक देखें तो 130 मिलियन आधार नंबर जो हैं वो अभी इंटरनेट पे रिवील हो चुके हैं, जो जिनके साथ में एक इंडिविजुअल की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल होती है। और इवन आप ये देखो कि केवल 500 रुपये अगर आप पे करो तो आपको आधार डेटा मिल जाएगा। तो इस तरीके की सिचुएशन अगर चल रही है आधार के साथ में, और उसको आप यूज़ करो वोटर आईडी के साथ में, तो बोलो वो अपने आप में कहीं ना कहीं रिस्की हो जाता है। इसके आगे, इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आधार डेटा यूज़ करते हुए अपने हिसाब से वोटर्स को फिर बाद में उनकी प्रोफाइलिंग करके उनको टारगेट करते हैं, और टारगेट करके उनके वोटिंग बिहेवियर को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो बोले ये भी तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, और ये मुद्दा मद्रास हाई कोर्ट में भी पहुंचा है कि भाई ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है कि आप पॉलिटिकल गेन के लिए आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को यूज़ करते हो, जो कि नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर देखा जाए कि बोला ओपोजिशन पार्टीज़ के लीडर या फिर कुछ जर्नलिस्ट हैं, उनके खिलाफ में जो अभी रिसेंट पेगासस स्पाईवेयर का यूज़ किया गया है, उसको भी अपने आप में नोटिस में लेना चाहिए कि भाई वहाँ पर भी आप डेटा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, किसी की प्रिवेसी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। उसको तो चलो ठीक है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, और कमेटी अब जल्दी जहाँ तक ओपिनियन देगी अपना कि ये जो पेगासस स्पाईवेयर है ये किसने यूज़ किया, कैसे यूज़ किया, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, किसकी साथ परेशानियाँ हुई है। तो बोले ये चीज़ें कॉमन हो चुकी हैं, तो ऐसे में डेटा प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक इंडिविजुअल की प्रिवेसी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रही सही में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जिसके बारे में हमने पूरी डिटेल पहले डिस्कस कर ली, बोलो उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट को इतनी ज़्यादा पावर्स दे दी गई है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट का नाम लेकर के कितना भी डेटा इकट्ठा कर सकती है, और उस डेटा को इस तरीके से यूज़ करना कि भाई जो अपनी खुद की विशेज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनको फुलफिल करना, सिटीजन की जो फ्रीडम है या वेलफेयर है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, बोलो वो चीज़ ठीक नहीं होगी। इसके अलावा BN श्रीकृष्णा की लीडरशिप में जो अभी डेटा प्रिवेसी को लेकर के जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, उन्होंने भी ये कहा था कि भाई यहाँ पर इस तरीके से अगर कानून लाया जाए, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से ऑब्जर्वेशन में कहा कि भाई ये जो बिल है ये तो ऑर्वेलियन स्टेट बना देगा। ऑर्वेलियन स्टेट का मतलब हो गया कि एक तरीके से जो वेलफेयर है सिटीजन्स की, फ्री एंड ओपन सोसाइटी में रहने वाले लोगों की, उनको डिस्ट्रैक्ट कर देगा ये तो एक तरीके से। तो जो डेटा प्रोटेक्शन बिल बनाने से पहले जो सबसे पहले आया था, उस टाइम पर BN श्रीकृष्णा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। उन्हीं BN श्रीकृष्णा जी ने ये अभी अपनी स्टेटमेंट दी है, रिटायर्ड जस्टिस हैं ये, ठीक जज हैं। तो इनका ये कहना है कि जब एक्सपर्ट्स का ही यहाँ पर ये ओपिनियन आ रहा है, तो इस डेटा प्रोटेक्शन बिल को भी हमें ठीक करना होगा। दूसरी तरफ कि वोटर आईडी को प्योरीफाई करने के लिए आपने आधार को लिंक करने की बात की है। सवाल ये है कि इसके पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ऐसे प्रैक्टिसेस की जा चुकी है जहां पर लाखों लोगों का वोटर लिस्ट से नाम ही हटा दिया, और उनको कितनी परेशानियां हुई है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो इस केस में आप अगर इंटीग्रेट करना चाहते हो वोटर आईडी को आधार के साथ में, तो भाई एक ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करो। दूसरा, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को तो कम से कम अंडरस्टैंड करो। और तीसरा, कम से कम ये तो देखो कि सुप्रीम कोर्ट के क्या ओपिनियन आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स के क्या ओपिनियन आ रहे हैं। ये बात यहाँ पर राइटर जो है वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए बोल रहे हैं। ये आपको पता ही है कि INC से एसोसिएटेड है, बट हाँ, ओपिनियन जानना हमारे लिए ज़रूरी था, हमने जाना, ठीक है। क्योंकि कुछ मुद्दे तो रिपीट हो गए, और कुछ मुद्दे एक दो पॉइंट हमारे लिए नए भी हो सकते हैं। इसमें आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट आर्टिकल है टेमिंग द थर्ड वेव। देखो कैसे हम थर्ड वेव को कंट्रोल कर सकते हैं। आर्टिकल को लिखा है T. जेकब जॉन ने और MS शेषाद्री ने। इनका ये कहना है कि देखो कर्नाटका में लगभग नवंबर के टाइम पे केस डिटेक्ट हुआ था सबसे पहला,
ठीक है। फिर उसके बाद में अभी लगातार वहाँ पर केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, वहाँ पर मतलब इंडिया में। और आज की परिस्थिति ये है कि लगभग 29 दिसंबर से लेकर जनवरी 6 के बीच में लगातार केसेस इतने बढ़ गए हैं कि अभी 90,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस चल रहे हैं और डेली केसेस हो रहे हैं, ठीक है ना, 90,000 से ज़्यादा, और केसेस भी बढ़ रहे हैं। वो बात ठीक है कि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं बढ़ रही है, डेथ रेट इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है, पर इन्फेक्शन रेट है वो बढ़ रही है। इसके पहले देखें तो जो टेस्टिंग है, अब कोई ये कहे कि भाई जो टेस्ट किए जा रहे हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये राइटर्स ये बोल रहे हैं कि टेस्टिंग मोर और लेस स्टेबल है, उतनी ही टेस्टिंग हो रही है, बट केसेस बढ़ रहे हैं लगातार। इसमें देख सकते हो कि सेकंड वेव के टाइम पे केरल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये ऐसे स्टेट्स थे जहां पर केसेस निकले हुए थे बहुत डेल्टा वेरिएंट के टाइम पे। अभी वहां पर थोड़े से केसेस कम आ रहे हैं, बाकी दूसरे स्टेट्स में केसेस की कोई कमी है नहीं। WHO ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। और वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों डिक्लेयर किया, इसके पीछे अगर देखें तो यहां पर दिया हुआ है कि इसके दो कारण रहे। पहला कारण तो ये कि इसकी ट्रांसमिशन जो एफिशिएंसी है ना वो बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स कि बहुत स्पीड से ये बढ़ता है, एक से दूसरे में ये फैलता है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है ओमिक्रॉन के साथ में, कि जो इम्यूनिटी हमने इन्फेक्शन के बेसिस पे या वैक्सीनेशन लेकर के हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी डेवलप की है, उस इम्यूनिटी को भी इवेड करना, मतलब उस इम्यूनिटी को भी ब्रेक करने की कैपेसिटी है इस वेरिएंट में। तो बोले इन दोनों चीज़ों की वजह से WHO ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया है। तो ऐसे में हम ओमिक्रॉन को बिल्कुल पोलाइटली या लाइट नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे में ट्रांसमिशन कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होना हमारे इम्यून सिस्टम को अगर ये ब्रीच कर सकता है, तो ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा सेफली आगे चलना चाहिए। अभी देखा जाए कि भाई कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इसकी वजह से माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं, हल्की सी जुकाम बुखार या फिर थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, बाकी इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। और अगर मुश्किलें है भी तो बूढ़े लोगों को या फिर जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज जिनको ऑलरेडी कोई परेशानी चल रही है, मान लो कोई कैंसर का पेशेंट है, वो थेरेपी ले रहे हैं ना, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, तो उनकी बॉडी थोड़ी सी वीक है, इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो उनको ज़्यादा रिस्क है। तो सवाल ये आ जाता है कि भाई अभी हम इन चीज़ों को देख करके बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस सिचुएशन में देखा जाए तो जिस तरीके से डेल्टा ने जो इम्पैक्ट दिखाया उसके कंपैरिजन में ओमिक्रॉन तो नहीं दिखा रहा, पर हम इसको बिल्कुल इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। इसके आगे इन्फेक्शन अगर किसी क्या है कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाए तो हो सकता है कि ज़रूरत पड़े इंटेंसिव हॉस्पिटल केयर की, क्योंकि सीधी सी बात है बीमारी है, बीमारी तो कैसे बढ़ सकती है। और ये कहना कि यंग और हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उनको बहुत कम रिस्क है, बोले इस चीज़ को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। आप क्या ये कह सकते हो कि ओमिक्रॉन से बिल्कुल ज़ीरो रिस्क है? ऐसा तो नहीं कह सकते ना। तो वही बात है, जब तक एक एक इंडिविजुअल सेफ नहीं है तब तक कोई सेफ नहीं है कोरोना का। तो ये है सीधा सा जो थंब रूल है वो। तो WHO ने ऐसे ही नहीं कहा। और दूसरा, यूरोपियन कंट्रीज़ का हम कितनी बार देखते हैं, वर्ल्ड पेज देखो भरा हुआ आता है, हॉस्पिटल्स फुल हो चुके हैं यूरोप में, तो हम उनको कैसे इग्नोर कर सकते हैं इन न्यूज़ को, इन रिपोर्ट्स को। तो हमें बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना होगा। हमारी बॉडी में इम्यूनिटी है, बेशक हमने बूस्टर डोज लेने की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट को बूस्टर डोज अब जल्दी देना चाहिए। इसके अलावा इम्यूनिटी दो तरीके की हो सकती है, तीन तरीके की। पहली तरीका इन्फेक्शन के बेसिस पे, दूसरा वैक्सीनेशन, और तीसरा हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब इन्फेक्शन भी हो गया और फिर वैक्सीन भी ले लिया। तो वैसे तो देखने को तो इम्यूनिटी हमारी डेवलप हो गई, पर सवाल ये है ना कि ये वेरिएंट जो है वो एस्केप कर लेता है, इम्यूनिटी को भी आराम से बच जाता है। रही सही में इस वेरिएंट में लगभग 50 म्यूटेशन हो रखे हैं, और वो भी कम से कम मैक्सिमम जो म्यूटेशन है वो किस में, स्पाइक प्रोटीन में। स्पाइक प्रोटीन जो कि हमारी सेल के साथ में इस कोरोना वायरस को अटैच करता है। अब अगर उसी में चेंजेस आ गए तो हमारी सेल्स है, बॉडी सेल्स हैं, वो इतनी ज़्यादा इम्यून नहीं होगी, हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई है वो इसको टैकल करने में सक्सेसफुल नहीं होगी। तो ऐसे में वैक्सीन्स का भी अब लेटेस्ट जो वैक्सीन्स हैं उनके ऊपर हमें रिलायंस रखनी होगी, कारण कि अभी तक जो भी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं वो mRNA बेस्ड है, जिनको हम एडिनो वायरस वेक्टर भी बोलते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स हैं उनको अब अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे वायरस म्यूटेट कर रहा है उस वायरस को टैकल करने के हिसाब से हमें वैक्सीन्स को भी चेंज करना होगा, तब जाकर के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। नहीं तो यूके में आपको पता ही है कि हाल तो कितने बुरे हैं। यूके में तो पॉपुलेशन कम है, इसलिए बूस्टर डोज दिए तो वहाँ पर तो आउटकम अच्छा मिला है, पर हमारे यहाँ पर तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और उसके बाद में डेटा कब मिलेगा उसका भी पता नहीं है हमें। तो
ठीक है, बहुत लंबा टाइम लग जाता है डेटा कलेक्ट करने में। तो ऐसे में क्या क्या करना ज़रूरी है, बूस्टर डोज दी जाए और प्रॉपर हमें खुद को हमारी प्रोटेक्शन देखनी होगी। जैसे प्रॉपर मास्किंग करो, हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, प्रॉपर गुड वेंटिलेशन फैसिलिटी होनी चाहिए घर के अंदर, ठीक है। और ज़रूरी नहीं हो तो हमें ट्रैवल नहीं करना चाहिए, वही अमिताभ बच्चन जी के जो स्टेटमेंट्स हम सुनते हैं कॉल करते टाइम पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। तो ये बात बताई जा रही है कि कैसे हम इससे ओमिक्रॉन के इस स्प्रेड को या थर्ड वेव को हम कंट्रोल कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन। तो थोड़ा सा बस वो बीच में थोड़ा सा स्पीड में यहाँ पर एक बार बताता हूँ। ये वाला जो डेटा है उसको समझाने में थोड़ी सी शुरुआत में गड़बड़ हो गई थी, वो बीच में चलो समझ लिया, ठीक है। तो थोड़ा कोप अप करिए प्लीज़, है ना। कई बार क्या होता है स्पीड स्पीड में निकल जाता है, पता नहीं पड़ता। ओके, तो यहाँ पर ये डिक्लाइन जो है वो थोड़ा सा स्पीड से कम हो रहा है, तो वही कंसर्न था यहाँ पर राइटर का। हाँ, डिक्लाइन हो रहा है वो ठीक बात है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वाले आर्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो देखो इस डिस्कशन में जो भी था वो हमने देखा। थैंक यू वेरी मच।